हमें मात्र एक दोहा याद करना है और राग का संपूर्ण शास्त्रीय परिचय हमें आसानी से याद हो जाएगा। नमस्कार, संगीत क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राग मालकोंस। जी हाँ, आज हम जानेंगे राग मालकोंस के बारे में और वो भी एक बिल्कुल आसान तरीके से। हमें मात्र एक दोहा याद करना है और राग का संपूर्ण शास्त्रीय परिचय हमें आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और ये रहा दोहा आपकी स्क्रीन पर। तृतीय प्रहर ऋषि सब कोमल सुर, रेपा वर्जित कीन, मासा वादी संवादी कर, मालकोंस को चिन्ह। लेकिन दोहा याद करने से पहले एक बात आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा। आप संगीत के बेसिक टॉपिक मतलब स्वर, सप्तक, राग और थाट, ये चारों टॉपिक जरूर याद करने, तभी आप इस दोहे में से राग का परिचय निकाल पाएंगे। अदरवाइज आपको दिक्कत आने वाली है। चारों टॉपिक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आमतौर पर किसी भी राग का परिचय बताते समय 12 से 15 पॉइंट होते हैं जिनके बारे में हमें बताना होता है। सबसे पहले बात करते हैं थाट, मतलब यह राग किस थाट से उत्पन्न होता है, और मेरे हर सवाल का जवाब इसी दोहे में है जो आपकी स्क्रीन पर है। और दोहे में लिखा हुआ है सब कोमल सुर, अर्थात इस राग में सभी स्वर कोमल होते हैं। अब यदि आपने थाट वाला क्वेश्चन याद किया हुआ है तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि भैरवी ऐसा थाट है जिसमें सभी स्वर कोमल होते हैं, अर्थात इस राग का थाट है भैरवी। और इसके बाद हमें बताने हैं इस राग के स्वर। और अगर आपको थाट याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें रे गा धानी अर्थात सभी स्वर कोमल होते हैं। परंतु दोहे में एक लाइन लिखी हुई है रे पा वर्जित कीन, अर्थात राग में ऋषभ और पंचम दोनों स्वर वर्जित हैं। अब क्योंकि ऋषभ स्वर वर्जित है इसलिए वो कोमल नहीं हो सकता, इसलिए राग के स्वर क्या रहेंगे, गा धा और नी स्वर कोमल होते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है कि यदि इस राग में ऋषभ स्वर वर्जित है तो इसे भैरवी थाट के अंतर्गत क्यों रखा गया, आशावरी के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया जिसमें गा धा और नी स्वर कोमल होते हैं। पंडित भातखंडे जी ने जब थाटों के अंतर्गत रागों का वर्गीकरण किया तो उन्होंने न केवल स्वर साम्य बल्कि स्वरूप साम्य का भी ध्यान रखा। स्वर साम्य और स्वरूप साम्य दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जब किन्हीं दो व्यक्तियों की शक्ल या सूरत एक जैसी हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों का स्वरूप एक जैसा है, मतलब दोनों में स्वरूप साम्य है। और जब किन्हीं दो व्यक्तियों के नाम एक जैसे हों तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों में स्वर साम्य है। तो स्वर साम्य के हिसाब से अर्थात स्वरों के हिसाब से देखा जाए तो इसे आशावरी थाट के अंतर्गत होना चाहिए था, परंतु जैसा कि मैंने अभी बताया पंडित भातखंडे जी ने स्वरूप साम्य का भी ध्यान रखा है और राग मालकोंस का स्वरूप मिलता है भैरवी से, इसलिए पंडित भातखंडे जी ने इसे भैरवी थाट के अंतर्गत रखा। नेक्स्ट हेडिंग है वर्जित स्वर। जैसा कि अभी मैंने बताया रे पा वर्जित कीन, मतलब रे और पा ये दोनों स्वर राग में वर्जित हैं। और जब किसी राग में दो स्वर वर्जित हों तो राग की जाति औडव औडव होती है। राग की जातियों के बारे में एक अलग से ट्यूटोरियल बनाया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें राग का वादी और संवादी स्वर बताना होता है। तो दोहे में दिया हुआ है मा सा वादी संवादी कर, अर्थात मध्यम वादी है और षडज संवादी है। और अगली हेडिंग है अंग, हमें इस राग का अंग बताना है। यदि हमें किसी भी राग का वादी स्वर और गायन समय दोनों पता हो तो हम आसानी से उसका अंग ज्ञात कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप रागों के समय सिद्धांत वाले टॉपिक से ले सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो इस राग का वादी स्वर मध्यम है और मध्यम होने के कारण हालांकि इसे पूर्वांग वादी होना चाहिए था, परंतु यह रात के समय अर्थात उत्तरांग वाले समय में गाया जा रहा है, इसलिए यह उत्तरांग वादी राग है। इसके बाद हमें बताना है इस राग की प्रकृति के बारे में। राग की प्रकृति गंभीर है और जब सामान्यतः किसी भी राग की प्रकृति गंभीर होती है तो उसमें ध्रुपद, धमार, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना आदि
सब गाया जाता है। ये सभी गायन की अलग अलग शैलियां हैं जिनके मैंने अभी आपको नाम बताए हैं। इसके बाद है समप्राकृतिक राग। समप्राकृतिक राग अर्थात मिलता जुलता राग। ऐसे राग जिसका स्वरूप इस राग से मिलता जुलता है वो है राग चंद्रकोंस। तो हम यहाँ लिख देंगे राग मालकोंस का समप्राकृतिक राग है चंद्रकोंस। इसके पश्चात न्यास। न्यास का अर्थ होता है ठहराव, वो स्वर जिन पे विशेष ठहराव किया जाता है। जाहिर है इसमें एक वादी और एक संवादी स्वर तो होगा ही, कुछ अन्य स्वर भी होते हैं, परंतु इस राग में केवल 5 ही स्वरों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए आप सभी पांचों स्वर पर न्यास कर सकते हैं। इसके बाद यदि इस राग के बारे में कोई विशेष बात हो तो वो बतानी है, और इसकी विशेषता यह है कि हमारे हिंदुस्तानी रागों की राग रागनी पद्धति के जो मुख्य 6 राग हैं उनमें से एक है मालकोंस। इसमें वीर रस की प्रधानता रहती है। इसके बाद राग का आरोह लिखेंगे। आरोह में तथा अवरोह में जो स्वर वर्जित हैं उन स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता। राग मालकोंस में ऋषभ और पंचम वर्जित है, अर्थात इन दोनों स्वरों का प्रयोग हमने राग में कहीं भी नहीं करना। तो आरोह में स्वर आएंगे निसा गामा धानी सा, रे और पा दोनों को वर्जित कर दिया है। ठीक इसी तरह से अवरोह के स्वर रहेंगे सानी धामा गासा। इसके बाद पकड़ के स्वर हैं, ये आपको अलग से याद करने पड़ेंगे, जो कि इस प्रकार हैं धानी सामा गामा गासा। ध्यान रहे आप राग मालकोंस के स्वर जब भी लिखेंगे ऋषभ और पंचम दोनों ही नहीं होने चाहिए, और गाधानी तीनों स्वर कोमल होने चाहिए। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और इस दोहे के माध्यम से इस राग को आप आसानी से याद कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।